प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 25 के अंतर्गत पाठ 17 पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम है फांद ली दीवार। इसका मतलब होता है दीवार कूदना, बंदिशें तोड़ना, कुछ अच्छा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना। पेज नंबर 154 पर आपका ये पाठ है। आप पूरे पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ लेना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंचे। और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी बेटा मैं समय समय पर आप लोगों को देती रहती हूँ। इसीलिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें ताकि आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक है, चलो अब अपनी वर्कशीट को हल करते हैं, क्योंकि इसमें समझाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर दिनांक लिखना है। कितनी तारीख है? 22 तारीख आज, 21 तारीख, 22 तारीख है और 12वां महीना चल रहा है, साल 2021 चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल वर्ष का सबसे छोटा दिन था। आज से थोड़े थोड़े दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, समय नहीं, सूरज की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब अपने पहले प्रश्न की बात करते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। पाठ के अनुसार अफसाना कौन सा खेल खेलती है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पाठ के बारे में बताना चाहूंगी। ये पूरा पाठ अफसाना नाम की लड़की के बारे में है, जो अपनी 4 दोस्तों के साथ उसने टीम बनाई थी, जनीन, खुशनूर, आफरीन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बास्केटबॉल में अपना खेल खेलकर नाम रोशन किया था अपने माँ बाप का। और उसके माता पिता, जो उसकी मम्मी थी, जो दूसरों के घरों में काम करती थी। तो पूरा पाठ उसी के बारे में है। वो बास्केटबॉल खेलती थी। नागपाड़ा, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसकी तरफ से वो खेल खेलती थी। ठीक है, चलो अब पाठ के अनुसार अफसाना कौन सा खेल खेलती थी? अफसाना बास्केटबॉल का खेल खेलती थी। नागपाड़ा किस राज्य में है? नागपाड़ा बेटा मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। एक अच्छा खिलाड़ी बनने में अफसाना के पिता ने किस प्रकार की मदद की थी? एक अच्छा खिलाड़ी बनने में अफसाना के पिता की मदद किसने की थी? बेटा पाठ में जो ये बात है, एक अच्छा खिलाड़ी बनने में अफसाना के पिता की किसी ने मदद की थी, ये नहीं है। अफसाना के पिता नहीं है, आफरीन के पिता है। आफरीन के पिता की मदद की थी बच्चू खान ने। ठीक है, पूरे पाठ में बच्चू खान के बारे में भी है, आप इसको भी करेक्ट कर लेना। यहाँ पर अफसाना नहीं आएगा, आफरीन आएगा। आफरीन के पापा की मदद की थी। आफरीन के पापा बास्केटबॉल खेलते थे और उनकी मदद की थी बच्चू खान ने। कैसे मदद की थी? कपड़े और जूते दिलाए थे ताकि उसके पापा अच्छा खिलाड़ी बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे अफसाना की जगह आफरीन कर लेना, और उसकी मदद की थी बच्चू खान ने। खेल के लिए प्रशिक्षण कौन देता है? कोच देता है बेटा। टीचर आपको पढ़ाते हैं, पुलिस आपके लड़ाई झगड़ों को निपटाते हैं। कोच, प्रशिक्षक खेल के लिए प्रशिक्षण देते हैं, सिखाते हैं मतलब। ठीक है, अगला बेटा, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना। क्या केवल लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं? गलत। केवल लड़कियां खेल सकती हैं? गलत। लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं, दोनों खेल सकते हैं, दोनों की क्षमताएं बराबर होती हैं। केवल लड़के खेल सकते हैं? गलत। दोनों खेल सकते हैं, ये ठीक है। ठीक है, आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों, इसमें आपको खुद से बताना है। आपको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट बताइए। बास्केटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल बताइए। लूडो पसंद है, लूडो बताइए। तो जो खेल आपको पसंद है, क्यों पसंद है, ये भी बताना है। ठीक है, कोई भी खेल खेलो, खेल से हमारा शरीर भी ठीक रहता है, हमारा दिमाग भी एकाग्रचित रहता है, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। मतलब हम खेल में भी नाम रोशन कर सकते हैं, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का। अभी अगर आप लोगों को पता हो, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो हर तरफ नीरज चोपड़ा हो रहा है ना,
तो उसने सब जगह भारत का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का रोशन किया, खुद को प्रसिद्ध किया। तो खेल कोई भी हो तो इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं। तो मैं किस खेल के बारे में बताऊं, आप लोग बताइए। जो खेल आपको पसंद है उसके बारे में लिख देना। मैं कोई भी खेल का नाम लिखकर ये लिख देती हूँ क्योंकि इसमें मैं अपना और अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, एक बार अगला भी देख लेते हैं साथ साथ, दोनों के उत्तर साथ में लिख दूंगी। जब आपको अपनी पसंद का खेल खेलने से मना किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? कोई भी हो बेटा, अगर हमें किसी काम के लिए मना किया जाता है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। और ऊपर से अगर हमें वो काम पसंद हो, मान लो किसी को, अब आप लोग घर पे रहते हो, वीडियो गेम खेलते रहते हो, फ़ोन में गेम खेलते रहते हो या यूट्यूब देखते रहते हो, तो मम्मी पापा मना करते हैं कि तुमसे, आपको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कैसे मना कर दिया मुझे, क्यों मना कर दिया मुझे। लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, अगर उसके अंदर आप काम करोगे ना तो अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा काम करोगे तो गलत है। लेकिन खेल खेल तो अच्छा होता है ना हर तरह से, उसके लिए मना करेंगे तो हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो दोनों के उत्तर भर देती हूं मैं। देखो बच्चों, मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है। जो खेल पसंद है उसमें मैंने लिखा है, मुझे लूडो खेलना पसंद है क्योंकि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खूब मस्ती करता हूँ, करती हूँ। साथ ही मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। आप यहाँ पे वो जो खेल आपको पसंद हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, थ्रो बॉल, जो भी पसंद हो उसका नाम लिखना। मैं कबड्डी खेलकर अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों के लिए लिख दिया है। तो लड़के लिखेंगे चाहता हूँ, लड़कियां लिखेंगी चाहती हूँ। अब बड़े बच्चे हो, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। और जब अगला है, जब आपको आपके मनपसंद खेल से खेलने से मना किया जाता है तो कैसा अनुभव होता है? जब मुझे मेरा मनपसंद खेल खेलने से मना किया जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि लोग मेरे खेलने के शौक में सहयोग करें कि भाई ये बच्चा खेल रहा है, इसको पसंद है तो कुछ ना कुछ जीवन में करेगा, इसीलिए मदद मांग रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे शौक है ना खेलने का, इसमें मेरी मदद करें। समझ में आ गई बात? दोनों प्रश्नों का मैंने उत्तर लिख दिया है। इनका उत्तर आप जो भी लिखोगे वो गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आपके खुद के करने के लिए है। ठीक है, अगला है, क्या आपने किसी महिला खिलाड़ी के बारे में सुना है? यदि हाँ तो उस खिलाड़ी का नाम लिखिए तथा उसके द्वारा खेले जाने वाले खेल का भी नाम लिखिए। यदि नहीं तो किसी अन्य महिला खिलाड़ी व उसके द्वारा खेले जाने वाले खेल का पता किए, उसके खेल का नाम भी लिखिए। देखो बेटा, मुझे तो बहुत सारे महिला खिलाड़ियों के नाम पता है। जैसे सबसे पहले नाम आता है मैरी कॉम का। मैरी कॉम एक शादीशुदा महिला है, मतलब शादी के बाद उन्होंने खेला और उनके 2 बेटे हैं और वो बॉक्सिंग में भारत का नाम रोशन कर चुकी है। देखो, मेरे को उसका नाम पता है। उसके अलावा अभी जितने सारे खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं, सानिया मिर्जा हैं जो टेनिस खेलती हैं, और हमारे और भी खिलाड़ी हैं आजकल, जो फोगाट बहनें हैं, विनेश फोगाट, ठीक है, और जो इनकी बड़ी बहन है गीता फोगाट, ये सब कुश्ती करती हैं, इनका नाम मैंने सुना है। और अभी भी जो कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने दौड़ में, निशानेबाजी में भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं मैरी कॉम का नाम लिखना चाहूँगी, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे के नाम बता दिए। या इनके अलावा अगर आपको किसी क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पता है, जैसे अभी पीछे आया था हेमा दास, जिन्होंने अपने जीवन में, बेटा वो जूते भी नहीं खरीद सकती थी और उन्होंने भारत के लिए मेडल जीता। तब जूते का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया। उससे मतलब उनका क्या है कि वो जूते की ऐड करेंगी, जूते का विज्ञापन करेंगी। तो आप देखो ना, एक टाइम पे वो जूते नहीं खरीद सकती थी और वो आज के टाइम में जूते के ऐड करेंगी। ठीक है, तो जिस खिलाड़ी का आपका दिमाग में नाम आए और वो कौन सा खेल खेलती है वो लिखना है। और मैंने जो मुझे पता था वो बता दिया। मैं लिखूंगी MC मैरी कॉम और वो बॉक्सिंग करती हैं, मुक्केबाजी। ठीक है बच्चों, मैंने MC मैरी कॉम के बारे में सुना है जो मुक्केबाजी करती है। मुक्केबाजी को अंग्रेजी में कहते हैं बॉक्सिंग। और ये आप खुद कर भी कर सकते हो, जो जिस खिलाड़ी का नाम सुना है, अगर आपको उसका खेल नहीं पता, गूगल पे सर्च कीजिए उसका नाम कि वो कौन सा खेल खेलती है और आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित गुणों में से एक खिलाड़ी में जो गुण होने चाहिए
उन पर निशान लगाना है। मतलब एक खिलाड़ी बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, या खिलाड़ी में क्या क्या गुण होते हैं। आत्मविश्वास सबसे पहले होना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब ये होता है, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। ये नहीं कि पहले हिम्मत तोड़ दो। शर्मिला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शर्मिला, शर्म का खेल से कोई संबंध नहीं है। शर्माएगा तो खेलेगा कैसे। उत्साही, बिल्कुल हर काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए, उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए कि हाँ मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, उत्साह होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा कर लेगा। स्वार्थी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अपने से ऊपर अपने परिवार को समझना चाहिए, अपने परिवार से ऊपर अपने दोस्तों को समझना चाहिए, अपने दोस्तों से ऊपर अपने खेल की टीम को समझना चाहिए, खेल की टीम से ऊपर अपने देश को समझना चाहिए। ठीक है, ऐसे जुड़ते रहना चाहिए। अपना अपना नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरा हो जाए, बाकी चाहे भाड़ में जाए दुनिया, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिश्रमी, मेहनती होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मेहनत करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस करेगा तो कामयाब नहीं होगा। आलस करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सहयोगी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरे लोगों के सहयोग करना चाहिए, दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो एक खिलाड़ी में क्या क्या गुण होने चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए इनके अनुसार। ऐसे तो बहुत सारे और भी हैं, और वो उत्साही होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, तो इस कार्य को आप सभी बच्चे पूरा कर लेना। आगे बात करेंगे अब हम जीवन कौशल की। जीवन कौशल से पहले बेटा एक प्रश्न और रह गया, प्रश्न नंबर 6। किसी भी खेल से संबंधित एक सामग्री या सामान या खेल के मैदान का चित्र बनाइए। जैसे क्रिकेट के लिए बैट बॉल बना सकते हो आप लोग, बेसबॉल के लिए बेस जो होता है और उसकी जो बॉल होती है वो बना सकते हो, बैडमिंटन के लिए जो रैकेट होता है बैडमिंटन खेलने का और जो उसकी शटल होती है वो बना सकते हो, हॉकी के लिए हॉकी स्टिक बना सकते हो, हॉकी की गेंद बना सकते हो, या इनका खेल का मैदान बना सकते हो। जो आप चाहो उसका चित्र बना सकते हो। तो चलिए मैं आपके लिए बना देती हूँ, 2 खेलों की आइटम मैं बना देती हूँ ड्राइंग, और उसमें से जो आपको ठीक लगे वो बना लीजिएगा। देखो बच्चों, ये है आपका बैट बॉल जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये है हॉकी स्टिक और हॉकी की गेंद जिससे हम लोग हॉकी खेलते हैं। तो मैंने दोनों 2 खेलों की सामग्री बना दी है। आपको एक की बनानी है, आपको जानकारी भी हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 बनाई है। ठीक है, समझ गए सभी। चलो अब आगे बात करेंगे जीवन कौशल की। जीवन कौशल में आज का हमारा विषय है बाढ़। देखो बेटा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक मतलब ये प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुछ आपदाएं या कुछ मुसीबतें इंसान के कारण आती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इंसानों के कारण हो रही है, लेकिन बाढ़ आना इंसान के हाथ की बात नहीं है। और बाढ़ क्या होती है, जब चारों तरफ पानी ही पानी हो उसको हम बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत अधिक तेज बारिश के कारण नदी नहरों में महासागर में पानी तूफान आने के कारण चारों तरफ पानी पानी हो जाता है ना, उसको हम सब बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक आपदा है ये। बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक होने वाला प्रकार है। बाढ़ पानी का वह बहाव है जो शुष्क भूमि को जलमग्न कर देता है। एक तो बाढ़ बेटा सबसे अधिक आती है, सूखा पड़ना मतलब बारिश ना होना, और बाढ़ यानी चारों तरफ पानी पानी होना। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर वर्ष बाढ़ आई जाती है। जैसे इस वर्ष मुंबई में आई थी, है ना। तो हर जगह जरूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे आ जाती है। और बाढ़ का मतलब क्या है, पानी का तेज बहाव जो शुष्क या सूखी जगह को पानी से भर देता। जलमग्न करना, पानी से भर देना। ठीक है, ये आपके सामने बाढ़ का चित्र दिखाया गया है कि देखो चारों तरफ पानी पानी हो गया, पेड़ भी डूब गए, घर भी डूब गए, ये आदमी नाव में बैठा हुआ अपने आप को बचाने के लिए। बाढ़ निम्न 3 निकायों में पानी के अति प्रवाह यानी बहुत अधिक तेज बहाव के कारण होती है। नदी कम में बहुत अधिक तेज मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। झील में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। महासागर में तूफान आ जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। ठीक है, तो बाढ़ का मतलब है चारों तरफ पानी पानी हो जाना। कहते हैं कई बार घर में अगर नल खुला रह जाए तो घर सारे घर में पानी भर जाता है ना, तो कहते बाढ़ आ गई घर में पानी की। ठीक है, आगे है यह पानी का उसकी सामान्य सीमाओं को लागने का परिणाम है। सामान्य सीमाएं मतलब अगर पानी
थोड़ा सा हो तो वो नियंत्रण में रहता है, लेकिन अगर सब जगह पानी पानी होगा तो यानी उसने अपनी सीमा लांघ दी, पानी फैल गया चारों तरफ। या यह संतृप्त भूमि पर बारिश के पानी के संचय के कारण होता है। मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे पानी की जरूरत ना हो, संतृप्त तो पूरा है वहाँ पे पानी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाए तो उसको हम पानी का संचय हो जाना, पानी इकट्ठा हो जाना, उसको हम बाढ़ कहते हैं। कभी कभी बाढ़ इतनी भयंकर हो सकती है कि वह पूरे घरों को डुबो देती है। मतलब इतनी तेज बाढ़ आती है कि पूरा घर डूब जाता है। अगर आधा घर भी डूब जाए तो उसमें देखो, घर में सामान तो नीचे ही रखा होता, छत पे तो रखा नहीं होता, तो सारा सामान भी खराब हो जाता है। ठीक है। और शहरों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देती है। मतलब जो शहर होता है उसमें बुनियाद में अब जैसे मतलब ज़मीन में पानी पानी हो जाएगा तो सभी जगह खराब हो जाती हैं। जो शहर हैं उसमें अब ये बताओ ना, आप घर ज़्यादा होते हैं, सब कुछ डूब जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं उस समय पर। ठीक है। हर किसी को पानी में, अब ये बताओ, पानी में बसें नहीं चलेंगी, वाहन कोई नहीं चलेगा, आप लोग कहीं आ जा नहीं पाओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक है। जैसे एक चित्र दिखा रखा है नीचे, देखो बाढ़ का। इसमें देखो घर भी डूब गए हैं, लोग भी पानी में, देखो घुटनों तक इनके पानी भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं है, और बहुत तेज बारिश अभी भी आई हुई है क्योंकि उन्होंने छाता ले रखा है। ठीक है। आगे बेटा, बाढ़ को रोकना मुश्किल है लेकिन उसको रोकने के कुछ तरीके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके और एक आपातकालीन किट तैयार कर सके। देखो बेटा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो इंसान के बस की बात नहीं है, इसीलिए इसको रोकना इंसान के बस में भी नहीं है। ठीक है। ये तो आएगी, लेकिन हम इसको कम करने के उपाय कर सकते हैं। कम करने का मतलब है हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं। एक तो जैसे घरों को अब लोग थोड़ा ऊंचा उठाने लगे हैं कि बाढ़ आएगी तो पानी को उतरने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा घर ऊंचा उठ जाता है ना, तो पानी में घर डूबता नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अब जो आपातकालीन आपदा प्रबंधन विभाग है, मतलब देखो हर चीज़ के निपटारे के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ऐसे ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उन्होंने बताया एक इमरजेंसी किट, आपातकालीन किट तैयार की जाए, अगर बाढ़ आ जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो किट में क्या क्या हो सकता है? उस किट में दवाइयाँ हो सकती हैं जो हमारे बाढ़ के समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सूखा खाना हो सकता है, अगर बाढ़ आने की संभावना हो तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें रोशनी से संबंधित कोई टॉर्च, लाइट, लालटेन वगैरह हो सकती है जो बैटरी से चलती हो, और उसमें ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे हमें जानकारी मिल सके, जैसे रेडियो हो सकता है जो बैटरी यानी सेल होते हैं जिनको हम लोग घड़ी, दीवार घड़ी में इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह के मोटे सेल होते हैं जिनको बैटरी बोला जाता है, उनके इस्तेमाल से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रेडियो में वो सेल डाल के। तो ऐसी चीज़ों की सूचना पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि देखो बाढ़ आने की संभावना पहले ही पता चल जाती है। जो हमारा मौसम विभाग है वो जानकारी दे देता है कि बाढ़ आने वाली है या बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो उस समय हम इन चीज़ों को तैयार करके रख लें। ठीक है। अब बेटा आपके लिए कुछ नोट्स हैं या आपके लिए कुछ जानकारियां हैं। पहला तो कि आपदा प्रबंधन या सहायता या का हेल्पलाइन नंबर क्या है। अगर आपको आपदा हो, आपदा जो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आना, बाढ़ आना, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें ना, पिछले हफ्ते भूकंप के बारे में जाना था, तो जो आपदा प्रबंधन है उसका फ़ोन नंबर क्या है बेटा? इनका नंबर है 108। कितना है? 108। अगला है, बाढ़ को रोकना मुश्किल है लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है जिससे नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। बाढ़ को रोकने के 2 तरीके बताने हैं। बाढ़ को रोकने का तरीका, देखो बेटा, सबसे आसान तरीका बताऊं आपको, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ की जितनी जड़ें गहरी होंगी उतना बाढ़ से बचाव होगा। ठीक है। और एक हम आपातकालीन किट तैयार कर सकते हैं कम करने के लिए। देखो बच्चों, मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है। बाढ़ को रोकना मुश्किल है लेकिन बाढ़ को रोकने के 2 तरीके बताने। एक तो नदी नालों पर बांध बनाया जाए ताकि उन पे अगर अधिक पानी भी आ जाए तो वह शहरों में ना जाए। ठीक है। और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। 2 तरीके बता दिए। अगला प्रश्न है बेटा, बाढ़ के समय जो आपातकालीन किट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो बेटा मैं बता रही थी, जैसे आपको बाढ़ के बारे में बताया, तभी बताया था मैंने, आपके पास इमरजेंसी किट में बैटरी से चलने वाली टॉर्च होनी चाहिए, टॉर्च हो, लालटेन हो जो बैटरी से चले। खाने के लिए आपके पास सूखा राशन होना चाहिए।
बैटरी से चलने वाला रेडियो होना चाहिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे किस क्या क्या समाचार चल रहे हैं। टीवी तो लाइट के बिना चलेगा नहीं और ऐसे समय में लाइट बाधित हो जाती है। ठीक है। फर्स्ट एड किट में ज़रूरी दवाइयाँ होनी चाहिए, ज़रूरी सामान होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उस टाइम फर्स्ट एड किट में आपके पास दवाई होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आने से पहले तो हम फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है। तो ये था आज का आपका जीवन कौशल। सभी बच्चे इस काम को ध्यान से पूरा करना बेटा, और जो प्रश्न उत्तर है इनको कॉपी में भी लिखना। और अब आपको आपदा प्रबंधन का हेल्पलाइन नंबर भी पता चल गया, 108, इसको याद भी रखना। ठीक है। आगे बेटा संस्कारशाला में छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का सुविचार है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। उनके कहने का मतलब ये है कि देखो, कोशिश करते हैं लोग लेकिन हार मान लेते हैं, तो आपको हार नहीं माननी है, तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। आप कभी किसी बड़े अफसर से मिलोगे ना तो बताएगा मैंने पहले बारी में टेस्ट पास नहीं किया, दूसरी बारी में टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। आप कभी देखो, चींटी है जो चलती रहती है, वो अपने घर पर कितना खाना इकट्ठा कर लेती है बिल पर। वो कैसे करती है? क्योंकि वो कोशिश करती रहती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को याद रखना। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहना। क्या खाना है? सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले पकवान, जैसे गोंद के लड्डू, बाजरे की खिचड़ी। मतलब आपको सर्दी के मौसम का खाना खाना है। बाजरे की रोटी खाइए, मकई की रोटी खाइए, सरसों का साग खाइए। जो भी सर्दी के मौसम में हमारे लिए अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो सब खाना हमें खाना चाहिए। गतिविधि में, रसोई में के काम में मम्मी की मदद करनी है और मसालों की पहचान करनी है। मम्मी अगर आपको बोले किसी काम में मदद करने के लिए तो आपको उनकी मदद करनी है। साथ साथ आपको जो घर में मसाले हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हींग, लौंग, इलायची, इन सब की पहचान करनी है। ठीक है। विशेष क्या है? कोरोना और अन्य किसी बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना है आपको और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। हाथों को बार बार धोना है। अभी देखिए, कोरोना का ही नया वेरिएंट आ चुका है। पहले डेल्टा आया, अब ओमिक्रॉन आ चुका है। ये ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। 2 गज की दूरी का नियम का पालन करना है, 2 गज की दूरी के का। और अपने हाथों को या तो साबुन पानी से धोइए, साबुन पानी उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ठीक है। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, इसका काम जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। उम्मीद करती हूँ आज का सारा कार्य, वर्कशीट का काम, जीवन कौशल का काम, संस्कारशाला की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप मुझसे और क्या चाहते हो। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।